कुछ फॉर्मूलों की बात किया था मैंने, है ना, कुछ टर्म्स बताया था मैंने वेव का। एक तो क्या बताया था, वेवलेंथ, है ना, लैम्डा। दूसरा मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी, है ना, वेव नंबर बताया था। वेव नंबर क्या था, न्यू बार। वेव नंबर हमारा क्या था, न्यू बार। तो वेव नंबर जो न्यू बार था वो हमारा क्या होता है, 1/λ। कितनी वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस में आ रही हैं, दैट इज वेव नंबर। उसके बाद में तीसरा टर्म क्या बताया था, न्यू। फ्रीक्वेंसी, कितनी वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में पास हो रही हैं। टाइम पीरियड टी क्या था, 1/λ, है ना। और नेक्स्ट सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। बात समझ में आया, सी बराबर न्यू लैम्डा। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो सरल से। लिखो, a particular a particular a particular radio station radio station radio station broadcast at a frequency of 1120 kilohertz 1120 kilohertz broadcast at a frequency of 1120 kilohertz. Another radio station broadcast at a frequency of 98.7 megahertz 98.7 megahertz. What are the wavelength of radiations? What are the wavelength of radiations? What are the wavelength of radiations? Radiations from each station. What are the wavelength of radiations from each station? From each station. सेकेंड फ्रीक्वेंसी है 98.7 मेगाहर्ट्ज। व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम ईच स्टेशन। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या करना है, कभी भी फ्रीक्वेंसी दिया हो वेवलेंथ पूछे, या फिर वेवलेंथ दिया हो फ्रीक्वेंसी पूछे, एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेट इज सी बराबर न्यू लैम्डा। बात समझ में आया, उसने लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू, है ना। तो फर्स्ट स्टेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेशन, अगर हम फर्स्ट स्टेशन की बात करते हैं तो न्यू बराबर सी कितना है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन में न्यू कितना दिया हुआ है पहला 1120, तो 1120 इंटू में 10⁻3, ये हमारा हर्ट्ज हो जाएगा। न्यू हमारा सी क्या हो गया, देखो इधर मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हर्ट्ज का मतलब सेकंड इनवर्स होता है ना, तो पर सेकंड ये हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो मेरे पास जो सॉरी क्या आएगा, ये वेवलेंथ लैम्डा आएगा ना, तो ये किस में आएगा, मीटर में। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 10⁻ कितना बचेगा 5, 10⁻5 बचेगा, तो एक 10 से कैंसिल कर दो तो 10⁻4 बचेगा, और 2 10 इसमें दे दो, तो 300 इंटू 10⁻2 अपॉन में 112। समझ गए ये बात, है ना। ये हमारे पास कितना आ जाएगा मीटर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 300 अपॉन में 112, तो 2 पॉइंट बताओ जरा,
ठीक है, 2.6 इंटू 10⁻² मीटर। सेकेंड स्टेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम सेकेंड स्टेशन की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेशन में क्या होगा, लैम्डा बराबर 3 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना आएगा 98.7 इंटू मेगा हर्ट्ज है ना, तो मेगा में कितना हो जाएगा 10⁻6। बात समझ में आया। और रिजल्टेंट यहाँ यूनिट क्या बचेगी, मीटर ही आएगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻², तो 300 अपॉन में 98.7 मीटर। ये वैल्यू कितनी आ रही है 3 अरे समझ पा रहे हैं ना, सिंपल सी बराबर न्यू लैम्डा लगाना है। 3 पॉइंट कुछ आएगी 3.03 मीटर ऐसा कुछ आ रहा है। ये 2.67 के करीब आएगा। बात समझ में आया। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, लिख लें। चलेंगे, लिख लिया। एक क्वेश्चन और कर लो, देखो। हाउ लॉन्ग would it take a radio wave, how long would it take a radio wave of frequency 6 into 10⁻³ 6 into 10⁻³ per second to travel from Mars to Earth, that is at a distance of 8 into 10⁻⁷ kilometer. That is at a distance of 8 into 10⁻⁷ kilometer. At a distance of 8 into 10⁻⁷ kilometer. At a distance of 8 into 10⁻⁷ kilometer. 10⁻⁷ किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इधर, आप एक बात बताओ, एक वेव है, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। डिस्टेंस ट्रेवल कहां से कहां तक करना है 8 into 10⁻⁷ किलोमीटर का। तो स्पीड तो हम जानते ही है, EM वेव्स का स्पीड कितना होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है। और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है टाइम, यही होता है ना। हाँ, फिजिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग कर लो, अभी के लिए तो ठीक है। तो यहां पर टाइम बराबर क्या आ जाएगा डिस्टेंस
अपॉन वेलोसिटी। चलो डिस्टेंस कितना है, 8 इंटू 7 इंटू किलोमीटर है ना, डिवाइड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पहुंच जाएगा ऊपर। यूनिट से ये भी पता चल जाता है हमको कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये हमारा 10⁻10 आ गया, तो ये हमारा 10⁻2 बचेगा, 10⁻2 बचेगा, 2.66 आएगा, तो ये 266 सेकेंड ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, 266 सेकेंड, ये बात समझ में आया ना, ये आंसर हो जाएगा। लिख लें। और मिनट में पूछे तो 4 मिनट 26 सेकेंड। क्लियर है, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी कोई यहाँ पे। उसकी जरूरत ही नहीं है ना, वहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चाहिए ही नहीं मेरे को, स्पीड से काम हो रहा है। स्पीड तो हम जानते ही हैं c होती है। उसने यही तो पूछा है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड इतनी होती है, बता दो जरा कितना टाइम लगेगा। थोड़ा जल्दी से लिखें। चलें। लिख लिया होगा। चलो एक लाइन लिखो बच्चों, हम ईएम वेव्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, वैक्यूम का रिक्वायरमेंट, वो किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है। दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और जिस जगह पर ये चल रहा होता है वो आपस में, मतलब तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ये समझाया था मैंने, कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाया था इसका, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस, और मैंने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट भी किया था, है ना। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, उसके बाद में आईएमआर, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। राइट से लेफ्ट की साइड आ रहे थे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था तो एनर्जी बढ़ रहा था, एनर्जी बढ़ रहा था, वेवलेंथ घट रहा था। ये सिखाया था मैंने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक लाइन लिखो बच्चों, लाइट is a type of electromagnetic radiation. Light is a type of electromagnetic radiation. Light is a type of electromagnetic radiation. लाइट भी किसका टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही। अब बच्चों हुआ क्या, ये जितनी भी रेडिएशंस थी इनका हम कौन सा नेचर मान रहे हैं, वेव नेचर। अब बहुत अच्छे से सीखना आज, इन रेडिएशंस का कौन सा नेचर मान रहे हैं, वेव नेचर। लेकिन ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आया आगे जिनके अंदर अगर हम इन रेडिएशंस को सिर्फ वेव नेचर मान रहे थे तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। वो थ्योरीज कौन कौन सा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुना है आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कभी नहीं सुना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये सारी की सारी जो फिनोमेना थे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अगर मैं अकेला वेव नेचर मान रहा था तो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो फिर धीरे धीरे थ्योरी और डेवलप हुआ, तो फिर कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इनके पास में दो नेचर होता है, और उसको कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, डुअल नेचर कौन कौन सा होता है, एक नेचर तो हमने पिछले टाइम पे पढ़ा था, दैट इज वेव नेचर। दूसरा नेचर होता है इनके पास पार्टिकल नेचर। एक वेव नेचर है और दूसरा पार्टिकल नेचर है। अब आज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कितने नेचर हैं, डुअल नेचर, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हमने पढ़ लिया,
अब ये दोनों नेचर कब कब कौन सा नेचर हमें बात करनी है? जब भी कहा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहीं पे जाके एब्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहीं पे जाके एमिट हो रही है, तो कहा जाएगा कि इसका पार्टिकल नेचर है। कहा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वेव नेचर मानना ही है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब हम कुछ ऐसे फिनोमेना की बात करने जा रहे हैं जिन फिनोमेना को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जिन फिनोमेना को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब उन फिनोमेना की बात करते हैं। उस फिनोमेना में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये लिखो आप, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
मैंने आपको क्या बोला कि दो नेचर मानने हैं हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आज से। दो कौन कौन से नेचर मानने हैं? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी तो हमको कौन सा नेचर मानना है? वेव नेचर। और अगर कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एमिट हो रही है तो हम कौन सा नेचर मानेंगे? पार्टिकल नेचर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, लिखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिखें बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, according to this theory, point wise लिखना, point wise लिखो। the radiant energy emitted or absorbed by a body, the radiant energy emitted or absorbed by a body, emitted or absorbed by a body, not continuously, but discontinuously in the form of small discrete packets of energy, and आगे लिखो इसी में and these packets are called quantum, क्या कहा मैंने कि प्लैंक्स ने कहा, देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके डुअल नेचर होते हैं। डुअल नेचर मतलब एज अ वेव नेचर, वो तो हमने पिछले खंड पे पढ़ा ही था। आज मैंने बोला कई सारे फिनोमेना ऐसे होते हैं जो कि अगर हम ईएम वेव्स का वेव नेचर माने तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कई सारे फिनोमेना ऐसे आए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा नेचर मानना पड़ा? पार्टिकल नेचर। तो अब कब कौन सा नेचर मानना है? तो जब ईएम वेव्स ट्रेवल करती हैं वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर तो हम कौन सा नेचर मानते हैं? वेव नेचर। और जब हमारा एब्जर्व होंगी, ईएम वेव्स एब्जर्व हो रही है, एमिट हो रही है, तो कौन सा नेचर मानेंगे? पार्टिकल नेचर। बात समझ में आया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी जो है वो कौन सा नेचर मान रही है? पार्टिकल नेचर। तो उसने पहला पॉइंट ये बोला रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसा नहीं होता कि होती जा रही है, वो नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम। तो उसने कहा कि जब रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में हो रही है, मतलब एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, पांच पैकेट, 100 पैकेट, 1000 पैकेट, 10,000 पैकेट, ऐसे। मतलब अगर मैं कहूँ 2.5 पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रही है, नहीं है पॉसिबल। बात समझ में आ रहा है? और इस एक पैकेट ऑफ एनर्जी हम ऐसा कह सकते हैं एक पार्टिकल एक एनर्जी लेके आ रहा है, ऐसा समझ लो। तो एक पार्टिकल एक एनर्जी लेके आ रहा है तो उस पार्टिकल को क्या कहा जा रहा है? क्वांटम। उस पार्टिकल को क्या कहा जा रहा है? क्वांटम। बात समझ में आई है पूरी? क्या कहा मैंने? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ लाइट, सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ लाइट, the smallest packet of energy, in case of light the smallest packet of energy is called as photon.
In case of light, the smallest packet of energy is called as photon. Smallest packet of energy is called as photon. But in general case, the smallest packet of energy is called as quantum. Packet of energy is called as quantum. बात समझ में आया? Is called as quantum. Next point लिखो. The energy of each quantum is directly proportional to frequency of the radiation. Directly proportional to frequency of radiation. मेरी बात को समझें. अब क्या कहा गया? प्लैंक्स ने कहा कि भैया ये जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लेके आ रही हैं, ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी ऑब्जर्व होती जाएगी कुछ भी और एनर्जी एमिट होती जाएगी कुछ भी. ये कैसे होगी? स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में. पैकेट ऑफ एनर्जी को हम पार्टिकल कह देते हैं. तो एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, पांच पार्टिकल, 4.5 पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4.2 पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो उसने ये बोला कि एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, ऐसे. अब जनरल केस में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट पैकेट मतलब एक पार्टिकल जो है उसे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए हम कहेंगे सिंगल पार्टिकल को क्वांटम. जैसे मान लो रेडियो वेव्स का कोई पार्टिकल है, उसे एक क्वांटम कहा जाएगा. माइक्रोवेव्स का कोई पार्टिकल है, उसे एक क्वांटम कहा जाएगा. लेकिन लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल को स्पेशल केस कहा जाता है और उसे क्या कहा जाता है? फोटोन. बात समझ में आया? तो क्या कहा गया? ये कहा गया कि यहां पर पार्टिकल नेचर की बात हुई और उसने कहा जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 100 पार्टिकल ऐसे ऑब्जर्व या एमिट होगी. स्मॉलेस्ट पैकेट नॉर्मल केसेस में अदर देन लाइट क्वांटम कहा जाएगा. लाइट के केस में जो एक पार्टिकल एनर्जी लेके आ रहा है, दैट इज स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, उसे क्या कहा जाएगा? फोटोन. इतनी सी कहानी है. समझ गए क्या कहा मैंने? और एक क्वांटम या एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो भी उसने बोला कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ये मैंने पिछले टर्म पे भी बोला था आपको. एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? फ्रीक्वेंसी. प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, E बराबर क्या आ जाएगा? h न्यू. E बराबर क्या आ जाएगा? h न्यू. ये h क्या आएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट. ये h क्या आएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट. ये हमारा h हो गया. h क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट. अब ये जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू तो हर जगह कैसी होती है? फिक्स होती है. तो यहां पर ये जो h है, ये h का वैल्यू कितना है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. ये बात समझ में आया? और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज ये होता है. तो यहां पर h का वैल्यू एक और भी लिख सकते हैं, 6.63. यहां पर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर -34 इंटू 1 जूल लिख सकता हूं. 1 जूल की जगह पर अर्ज सेकेंड. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ज सेकेंड. क्लियर है? तो एक तो h का वैल्यू ये हो जाएगा, एक h का वैल्यू ये हो जाएगा.
क्लियर है, डेट इज ई बराबर एच न्यू। तो आज से अगर मैं आपसे कहूं एक क्वांटम या एक फोटोन का सिर्फ नाम अलग है, लाइट के केस में स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल का जो एनर्जी है, लाइट के केस में क्या कहा जा रहा है, फोटोन, और नॉर्मल केस में क्या कहा जाएगा, क्वांटम। लेकिन दोनों ही केसेस में एनर्जी एक फोटोन या एक क्वांटम की कितनी होगी, एच न्यू। ये बात समझ में आया। और ये भी हम जानते हैं C बराबर क्या होता है बच्चों, न्यू लैम्डा। तो C बराबर न्यू लैम्डा होगा तो न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा हो जाएगा तो E बराबर क्या आ जाएगा, SC बाई लैम्डा। क्लियर है। तो मेरे पास आज से एक फोटोन या एक क्वांटम का जो एनर्जी है वो एक तो E बराबर एच न्यू और एक हमारे पास SC बाई लैम्डा। क्लियर है क्या कहा मैंने। अब यहां पर जो H है वो कितना है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्लियर है मामला, समझ आया सभी को। तो कभी भी आज से अब ये नहीं कहा जाएगा कि डेढ़ पार्टिकल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 1.4 पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। पार्टिकल कितने एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4 हजार 5 हजार 10 हजार 1 लाख 20 लाख ऐसा करके। बात समझ में आया ना। तो अगर वेव नेचर माना जाता तो ये सारी बातें कर ही नहीं पाते, क्योंकि वेव तो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व होती, पार्टिकल जो है वो डिसकंटिन्यूअसली ऑब्जर्व हो सकता है। एक पार्टिकल ऑब्जर्व हुआ, 2 पार्टिकल ऑब्जर्व हुए, 5 पार्टिकल ऑब्जर्व हुए, इस तरीके से। क्लियर है, लिखें। बुला रहे हैं बाहर, बैग लेके। चलें, लिख लिया। इसका और एग्जैक्ट वैल्यू लिख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, 6.626 लिख लो आप। कई जगह पर हम 63 भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन किसी जगह पर वो डेटा इसी अकॉर्डिंग देगा तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा, 6.626। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखें, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ लास्ट पॉइंट है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed, total amount of energy emitted or absorbed will be some integral multiple, will be some integral multiple of energy of one quantum, will be some integral multiple of energy of one quantum, integral multiple of energy of one quantum, energy of one quantum, E बराबर एन एच न्यू, ये होगा है ना। n की वैल्यू क्या, 1 2 3 4,
इस तरीके से n का वैल्यू होगा, और E बराबर एन एच सी बाय लेमडा। समझ आया? तो बहुत ही सिंपल सा बात है, एक फोटोन या एक क्वांटम का एनर्जी कितना होता है, एच न्यू एस सी बाय लेमडा। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी कितना होगा, एन एस सी बाय लेमडा या एन एच न्यू। बात समझ में आया? मतलब एक पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 100 पार्टिकल कितने आ रहे हैं, वो एन हो जाएगा। समझ में आया ना? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्वांटम या फोटोन कहा जाता है, एक पार्टिकल जो लेके आएगा। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एन एच न्यू है, एन एच सी बाय लेमडा आएगा। क्लियर है? लिख लें, क्वेश्चन कर लेते हैं। लिख लिया? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो पहले। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, calculate the energy of a photon of sodium light, calculate the energy of a photon of sodium light of wavelength 5.862 into 10 to the power minus 16 meter, 5.862 into 10 to the power minus 16 meter in joule, 5.862 into 10 to the power minus 16 meter in joule, अब ये क्या दिया हुआ है, हाँ वेवलेंथ दिया है, लैम्डा से वो यूनिट से पता चल रहा है हमको। तो लैम्डा कितना दे रहा है वो 5.862 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर। ठीक है, अब E बराबर एच सी बाय लैम्डा, यही आ जाएगा। एक ही फोटोन का एनर्जी निकालना है हमको। वेवलेंथ दिया, वो फ्रीक्वेंसी दिया होता तो एच नहीं यूज कर लेता। यहाँ पे वेवलेंथ दिया है तो एच सी बाय लैम्डा यूज करूंगा, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय कितना आएगा 5.862 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ये दिया हुआ है उसने जूल सेकेंड, ये वैल्यू कितना है मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड तो निपट जाएगा, मीटर से मीटर निपट जाएगा, सिर्फ जूल बचेगा। समझ में आया? तो यूनिट से मुझे पता चल जाता है कि मैं करेक्ट कर रहा हूं कि नहीं, है ना। अब वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। ये कितना आ रहा है बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 से 10 टू द पावर माइनस 10 बचेगा। 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाय 5.862 इंटू कितना 10 टू द पावर माइनस 10 जूल। कितना आ रहा है ये 6.626 इंटू 3 करीब करीब 20 होगा। बात समझ में आ रहा है ना, करीब करीब 20 होगा। 20 डिवाइडेड बाय 5.862 कितना हो रहा है ये करीब करीब बता दो। 3.38 आएगा, चेक कर लेना आप आराम से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 3.838 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल। ठीक है, लिख लो ये जल्दी से।
समझ गए? बोलो। यही आएगा तो यही आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग wavelength lambda equal to 100 nanometer, lambda equal to 100 nanometer. हाँ, calculate the number of photons of light having wavelength lambda equal to 100 nanometer, 100 nanometer, which can provide which can provide 1 kilojoule of energy. वन किलोजूल ऑफ एनर्जी। बताएं जरा, करो। कितने फोटॉन्स मिलकर कंबाइंडली 1 किलोजूल ऑफ एनर्जी दे देंगे? बनाओ जल्दी से। बनाया जा सकता है क्वेश्चन तो। सिंपल है ये तो। देखो मैं करूं, आप एक बात बताओ, उसने कहा कितने फोटॉन्स मिलके 1 किलोजूल ऑफ एनर्जी दे पाएंगे। तो एक फोटोन का एनर्जी होता है Sc बाय लैम्डा, होता है ना, इनटू में n बराबर में E। बोलो कितने, एक फोटोन का एनर्जी कुछ है, कितने फोटॉन्स मिलके 1 किलोजूल ऑफ एनर्जी दे पाएंगे, डेट इज n इंटू Sc बाय लैम्डा बराबर E। बोलो यार। अब यहां पर E कितना है? 1 किलोजूल। 1 किलोजूल का मतलब 10 टू द पावर 3 जूल। n हमें निकालना है इंटू 6.63 लिख लेते हैं, ठीक है? अरे समझ पा रहे हो ना? 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय कितना दिया है? 100 नैनोमीटर है ना। 100 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर दिया है क्या? ठीक है। अब समझ गए ये? यूनिट में लिख नहीं रहा हूं, कैंसिल करके वही आएगा, जूल जूल। क्लियर है? अब यहां पर 10 टू द पावर 3 बराबर n इंटू, ये बच्चों 6.63 इंटू 3 को अप्रोक्सीमेटली 20 लिख सकते हैं। बोलो 6.63 इंटू 3 को अप्रोक्स 20। लेकिन ये मत करना कहीं भी कुछ भी अप्रोक्स ले लो, ये इतना लिया जा सकता है। कई लोग को क्या कहते हैं,
सर 18.9 आ रहा था तो 18 ले लिया, इतना अप्रोक्स करोगे तो -1 मिलेगा। और वैसे भी आप तो कोशिश करो ज्यादातर कि पूरा एग्जैक्ट पे ही जाएं। ये कितना आ रहा है बच्चों, 10⁻⁻7 बचेगा, ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻15 हो जाएगा, तो ये 10⁻−19 हो जाएगा। आया बात समझ, समझ गए इतना। ये 1000 अपॉन में 2 इंटू 10⁻−18, बोलो अरे समझ पा रहे हो? 2 लिख दिया ना यहाँ, अरे कोई तकलीफ है बताओ? 2 इंटू 10 लिख दिया तो 10 वहां कंपेंसेट कर दिया यार, कर सकता हूं ना? हाँ चलो देखो इधर, ये 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 10⁻20, इतने फोटॉन्स चाहिए मेरे को, तब मैं 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी उसमें से निकाल पाऊंगा। 5 इंटू 10⁻20, ये बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा गया है ना? लिख लें। घर जाके रिकॉर्डिंग कौन कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता? मेरे को लगता है नहीं देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन वो तो टाइम फालतू ही जा रहा है। कोशिश करो क्लास में ही सारा समझ। हाँ, आपका कभी क्लास छूट गया, और क्लास ऐसे मत छोड़ो कि थोड़ा बेड से उठे तो सिर दर्द हो रहा है, आज तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्या करना है जाके, सिर दर्द हो रहा है तो आज नहीं जाएंगे, है ना? क्लास तब तक नहीं छोड़नी है जब तक बिल्कुल उठे वो गिर ना जाओ। समझ में आ रहा है ना? कि बेड से उठ रहे हैं और सीधे चले आएंगे। देख लिया? चलो, क्योंकि हर चीज का जो एडवांटेज है ना उतना ही डिसएडवांटेज भी है ना? जैसे हम पढ़ते थे तो जैसे हम घर आते थे तो 2 दिन के लिए घर आए तो एक तो संडे मिल जाता था, तो एक दिन का और छुट्टी कर लेते थे जब हम बाहर पढ़ते थे, तो हमको ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता था, है ना? और ऐसा कुछ कभी दिमाग लगाया भी नहीं कि लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि क्लास छूटेगा तो रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छा है कि अगर क्लास कभी छूटता है तो रिकॉर्डिंग मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ का मिसयूज कैसे है? यार दोस्त ने बुलाया आज चल बाहर चलते हैं, तो हमारे दिमाग में आया कि कोई दिक्कत ही नहीं है, रिकॉर्डिंग तो मिलना ही है। तो मेरी इस बात को पूरे 2 साल के लिए याद रखना, सबसे अच्छा समझ में क्लास में ही आता है। समझ में आया? अब बाहर रिकॉर्डिंग कितना भी देख लो, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। 1-2 बार देख लोगे, 4 बार देख लोगे तो ओकेशंस के लिए ठीक है, बाकी रोज नहीं कि बैठ गए कि ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे पेरेंट्स अभी कुछ आएंगे, मान लो अभी अगस्त में पीटीएम होगा आपका, पेरेंट्स आएंगे तो हर साल का है, कहते हैं सर ये फोन बहुत चलाता है, जरूरत है क्या फोन की? तो फिर वो बगल में कहता है सर वो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो देख लेते हैं, या फिर क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं। तो फिर मैं उसको वहीं समझाता हूँ। अब आजकल क्या है, मार नहीं सकते हैं ना, मारने का ट्रेडिशन खत्म हो गया है। पहले तो ये था कि 2-4 बजा भी दो, फिर वो पेरेंट्स से कहता था कि तो सर ने मेरे को मारा, सर वो पेरेंट भी 2-4 बजा देते थे। अब उल्टा हो गया है, अब क्या है, पेरेंट्स कहता है आप मार क्यों रहे हो बच्चे को, हमारा बच्चा तो ऐसा है वैसा है ना? तो उस चीज़ में हमेशा एक बात याद रखो कि स्टूडेंट जो होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि सर पूछने में ऐसा लग रहा है सर इंसल्ट ना कर दें, क्या ना ये नहीं आता तुमको, ऐसा कई बार फील होता होगा आप लोगों को, है ना? तो मान लो मैंने बोल दिया, मैंने या किसी टीचर ने बोल दिया कि तुमको ये भी नहीं आता, तो क्या कुछ हो गया? तुम आगे जाके कोई इलेक्शन वगैरह लड़ने वाले हो कि तुम्हारी इज्जत ऐसी खराब होने वाली है कि सर ने ऐसे बोल दिया था क्लास में? तो
तो स्टूडेंट का तुम्हारा क्या इज्जत है अभी? हाँ, अगर तुमको तुम्हारा अभी आज के डेट में कोई आइडेंटिटी नहीं है तो इज्जत तो भूल जाओ। समझ में आया? तो ऐसा कुछ मत सोचो कि सर ऐसा बोल देंगे या कोई ऐसा बोल देगा, जो पूछना है वो पूछो आप। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हाँ, पूछने से पहले कोशिश करो कि समझने की, कि आपको खुद ही समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है, बीच टॉपिक में हमें लगता है कि यार ये हमें समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि टीचर लास्ट तक उस चीज को कवर कर लेगा अपने आप ही, तो वो आ जाएगा आपको समझ। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है ना? फिर आपको समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद आप टीचर से पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन कोई भी डाउट अपने घर तक लेके नहीं जाना। अब क्या होगा, धीरे धीरे हम अच्छे चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, जैसे एटॉमिक में अब कुछ अच्छा पार्ट आ जाएगा, है ना। अभी तक तो बोरिंग चल रहा था, मेरे को भी नींद आती थी पढ़ाने में। ये शुरुआत के जो 1-2 लेक्चर होता है ना एटॉमिक का, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। अब एटॉमिक अच्छा हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर आप न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं भाग सकते हो, होमवर्क से बिल्कुल नहीं भाग सकते हो, है ना। तो हर चीज आपको करते रहनी है, तभी आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। नहीं तो आपने मान लो होमवर्क छोड़ दिया, आप होमवर्क नहीं किया, पेपर में नंबर नहीं आएंगे, तो आपको भी यार क्या चल रहा है जीवन में, कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ फील आएगा। तो आप पढ़ते रहोगे, थोड़ा रिदम में रहोगे, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 दिन क्लास ना लूँ, समझना, मैं 5 दिन क्लास ना लूँ, मान लो छुट्टी पे चला जाऊँ, ठीक है, तो मैं 6वें दिन क्लास लेने आऊँगा ना, तो बोरिंग लगेगा कि यार आज 4 क्लास हैं, कैसे लूँगा मैं, वो मतलब मुश्किल लगेगा सुबह जब उठेंगे तो। आप खुद प्रैक्टिकली अगर सोच के देखो तो। और यही अगर मैं रोज क्लास ले रहा हूँ तो रोज मैं 4 क्लास लेता हूँ, नॉर्मल है मेरे लिए, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा। जैसे मेरे को संडे होता है, फिर अगला संडे आता है, बीच में जो पौच पौच चलती है ये पता ही नहीं चलती। मंडे को ये है, ट्यूसडे को ये है, वेडनेसडे को ये है, थर्सडे को ये है, फ्राइडे को ये है, फिर सैटरडे को लगता है अरे यार चलो अब संडे आने वाला है, तब तक फिर मंडे आ जाता है। तो ऐसे करके पूरा साल निकल जाता है। और ये जो टीचिंग का जो कैरियर होता है ना, ये टीचिंग के कैरियर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि साल बहुत जल्दी निकलता है। समझ में आ रहा है? मैं 20 साल का था जब मैंने पढ़ाना चालू किया, तो धीरे धीरे करके 10 साल हो गया, पता ही नहीं चला। एक साल सोचते हैं कि अब यार ये सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर एक साल सोचते हैं ये सिलेबस कंप्लीट, ऐसे सिलेबस कंप्लीट में ही पूरा वो निकलता जा रहा है। शुरुआत में तो अभी आपको तेज पढ़ा नहीं सकते थे, अभी तक तेज पढ़ाया भी नहीं है, और तेज पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि तेज पढ़ाएंगे धीरे में तो समझने में कष्ट होता है, तेज पढ़ा देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? ड्रॉपर में जो मैं अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोहर्स मॉडल 3 लेक्चर सिखाऊंगा कम से कम, ड्रॉपर में मैंने 1 लेक्चर में सिखाया है। तो इतना डिफरेंस होता है आपकी स्पीड और उनकी स्पीड में। ये एज्यूम करके चला जाता है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप इस तरीके से रोज अगर 4-5 घंटे आप पढ़ते रहोगे तो आपको कभी भी पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी। आपने सोचा कल पेपर है, अब आज पढ़ता हूँ पूरा, शनिवार को उठे, मैथ का कॉपी उठाया, इतना मैथ पढ़ना है, फिजिक्स उठाया, इतना फिजिक्स पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री उठाया, इतना केमिस्ट्री पढ़ना है, नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप सैटरडे को इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कोचिंग में होना है, तो इससे अच्छा बेस्ट क्या है, आप करो ही मत तैयारी, क्योंकि वो उससे मार्क्स नहीं बढ़ते। ये ऐसा नहीं है ना याद करके आ जाओगे, मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ, या चलो अभी जो पढ़ा दिया व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, एक्सप्लेन इट्स पॉइंट्स, ऐसा कुछ, ऐसे पॉइंट्स ऐसे ही तो आता है 9th-10th में, ऐसे ही होता है ना, तो व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऐसे ही होता है, लिखो जरा थ्योरी में। फिर वो टीचर से हम लड़ते हैं, सर ये पूरा हमने लिखा था, फिर टीचर कहता नहीं ये देखो ये नहीं लिखा था तुमने, तो ऐसे करके पार्शियल मार्किंग का गेम चलता रहता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट सिखाया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा, कंसेप्ट सिखाया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा। तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप 5 घंटे पढ़ने का थोड़ा आदत डालो। बात यह है कि 11th में अभी आप बहुत ही नए हो ना, बहुत ही नए हो, अभी आपको पता ही नहीं है पढ़ाई कैसे की जाती है। अभी तो घर गए, बैग दूर फेंक दिया, फोन उठाया, आजकल मैक्सिमम लोगों के घर पर वाईफाई होगा, एक तो बहुत सस्ता हो गया है ना नेट, सबसे बड़ी दिक्कत है। नेट थोड़ा कॉस्टली होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 10-15 हज़ार रुपए का होना चाहिए। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, लोगों का आधा लाइफ तो ऐसे ही सही हो जाएगा। आधे लोग तो यही कंपेयर करते रहते हैं, मैं देखता हूँ, जैसे कोई होता है ना, वो क्या करते हैं, ब्लिंकिट पे इतने का मिल रहा है, और इस पे इतने का मिल रहा है, इस पे इतने का मिल रहा है,
वो आप सोचो अपने लाइफ में आप 11th में हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप ये दिमाग लगा रहे हो कि 5 रुपए वहां से बचेंगे, 10 रुपए यहाँ से बचेंगे, लॉजिक नहीं है यार। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मतलब ये नेट फ्री का मिल रहा है तभी तो ऐसा कर रहे हैं। हमारे टाइम पर जब मैं कॉलेज में अभी पढ़ता था तब पता है नेट ऐसा होता था, 1 महीने का मिलता था, मुझे आज भी याद है, 250 रुपीज का, और उसमें 2 GB नेट आता था। और पता है हम कैसे चलाते थे? महीने का 2 GB बता रहा हूँ, दिन का 2 GB नहीं, महीने का 2 GB। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 2014-15 की। तो उस टाइम पर हम पता है क्या करते थे, थोड़ा उस टाइम पे ये इंस्टाग्राम तो नहीं था, इंस्टा नहीं था, फेसबुक होता था। और फेसबुक में भी क्या है, 2 वर्जन आते थे। 2 वर्जन कैसे आते थे? एक तो फेसबुक नॉर्मल जो अभी चलता है, एक फेसबुक का लाइट आता था। लाइट मतलब जिसमें नेट कम लगता था। तो नेट चालू किया, मोबाइल नेटवर्क, और थोड़ा सा फेसबुक देख लिया कि क्या क्या है 5 मिनट में, और फिर बंद करके फिर देख रहे हैं हम नेट कितना बचा है। आजकल तो सबके मोबाइल नेटवर्क ओपन ही रहते हैं, है ना? लेकिन वो सबसे बेस्ट टाइम था, वो सबसे बढ़िया था। उसमें मतलब कोई फालतू का दिमाग ही नहीं लगेगा, क्योंकि नेट पर फालतू चीजें देख ही नहीं रहे हैं। आजकल तो जैसे ही हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, यार ये हमारा फ्रेंड ये घूमने गया है या ये कैफे गया है, हमको भी जाना है। आपको ये समझ बाद में आता है कि वो तो निपट रहा है, आप भी निपटोगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो सोशल मीडिया, जो सेकंड लाइफ, एक्चुअल में हर पर्सन की अब 2 लाइफ हो गई हैं। एक तो रियल लाइफ जिसमें हम रहते हैं, एक दूसरी सोशल मीडिया लाइफ जिसमें हम दूसरों को देख के खुद को ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमें भी ऐसा करना है, जबकि हर किसी का जो लाइफ का जर्नी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आपके कुछ फ्रेंड्स ने नीट लिया होगा, उन्होंने सोच के नीट लिया होगा कि यार हमें लंबी जर्नी तय करनी है, आप लोग जल्दी सेटल हो जाओगे, 2 साल ये 4 साल बीटेक, खत्म हो गया प्लेसमेंट, कंपनी, सीधे बेंगलोर पहुंच जाते हैं। तो अब उन्होंने वो सोच के ही तो लिया होगा कि मतलब ऐसा होता है, या फिर नहीं नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। कुछ लोग बाद में रिग्रेट भी करते हैं कि यार मुझे आईआईटी करके मैं जल्दी सेटल होना चाहता था, या आईआईटी या फिर जहां पर भी आप पहुंचेंगे, जो भी आपके फ्रेंड होंगे आपको देख के ऐसा कुछ होता है। लेकिन अभी तो उन्होंने सोच लिया तो वो कर रहे हैं। उसके बाद में ये थॉट कहां से आता है कि यार ये कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता? आप लोगों को देख के ही तो आता है कि आप लोग घूम रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं आज के जमाने में। आप ही नहीं, अच्छे से बड़े बड़े हो जाते हैं यार आज के रेट में। जो आप तो बहुत छोटे हो भी, बहुत बड़े बड़े लोगों का भी यही होता है कि वो छोटी छोटी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि यार वो इतना घूम रहे हैं, हम क्यों नहीं घूम रहे, वो इतना छुट्टी मना रहे हैं, हम क्यों नहीं मना रहे। तो वो सारी चीजें अगर आप दूर रखोगे ना, 2 साल थोड़ा इमोशनली अपने खुद को कंट्रोल रखोगे इमोशंस पर, तो फायदा होगा, नहीं तो आपको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। रोज 5 घंटे पढ़ने की आदत डालो मिनिमम, और 5 घंटे विदाउट फोन। सर ये तो बहुत बड़ा टास्क है, ये करना पड़ेगा आपको। 5 से 6 घंटे, 1 घंटे और बढ़ा रहे हो सर आप 5 घंटे चलो मान लो, 5 घंटे विदाउट फोन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो दिक्कत है। मिनिमम बता रहा हूं, 5 घंटे पढ़ोगे तो आपके पेपरों में 150-160 मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूं। 8 घंटे पढ़ोगे आपके पेपरों में 200 मार्क्स आना चालू हो जाएंगे। और जिस दिन 8 घंटे रोज पढ़ना चालू कर दो ना, उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि कौन 8 घंटे पढ़ रहा है। आज के डेट में कोई नहीं पढ़ रहा। समझ में आ रहा है? जब हम पढ़ाते हैं ना, जब क्लास में, आज मुझे पता है कि किस किस का सिलेक्शन कितना परसेंटाइल आएगा। समझ में आया? जो मैं 12th आईआईटी और नीट का बैच लेता हूँ, कौन कितना परसेंटाइल लाएगा ये भी पता है मेरे को। तो टीचर, मेरे को ही नहीं, हर टीचर को पता होता है। आपके डाउट पूछने के तरीके से, आपके क्लास में बैठने के जो आपका मतलब बैठने का तरीका होता है, उससे पता चल जाता है कि आप कैसे हो, कितना आप घर पे पढ़ते हो। तो थोड़ा सा अगर आप भूख अपने अंदर जगा लोगे ना तो ही फायदा होगा। और ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम निकलता भी भूख से ही है कि आप में भूख होना चाहिए, सीखने की भूख होना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन आपको आज से ये सोचना पड़ेगा कि 5 दिन हो गया है ना, 5 दिन कोचिंग हो गई है ना आपकी। हाँ, तो 5 दिन में आपके पास 10 लेक्चर आएगा, 10 लेक्चर में बहुत सारा पढ़ाया जाएगा, बहुत सारा होमवर्क भी आएगा। उसके लिए आप 5 घंटे पर डे पढ़ो, मिनिमम 5 घंटे आपको पर डे पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। वापस आते हैं, ये समझ गए आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहा मैंने, है ना? तो कौन सा नेचर माना गया बच्चों इसमें? पार्टिकल नेचर।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सीखना है बच्चों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ फोटोन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विद द हेल्प ऑफ फोटोन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये बात समझ में आ रही है? हुआ क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर से हम किस नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर पाए? पार्टिकल नेचर। किस नेचर के थ्रू? पार्टिकल नेचर। यहां पर फिर से एक सेटअप किया गया, देखना जरा। एमीटर लगा दिया गया, ये हो गया हमारे पास कैथोड और ये हो गया हमारे पास एनोड। अभी इसमें हमारा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सेटअप कंप्लीट ही नहीं है, बीच में तो वायर ही नहीं है ना, करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा। अब क्या किया गया, इस पर टॉर्च लगा दिया गया, इस वाली मेटल सरफेस पर क्या लगा दिया गया? टॉर्च लगा दिया गया। टॉर्च लगाया गया तो देखा गया इस एमीटर में रीडिंग आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो यहां पर जैसे ही हमने टॉर्च लगाया तो यहां पर ऐसा क्या हुआ कि ये हमारा करंट फ्लो होना चालू हो गया। बात समझ में आ रही है? तो फिर हमारा ऐसा क्या हुआ कि क्या फ्लो होना चालू हो गया? करंट। बात समझ में आ रही है? करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब ऐसा इस टॉर्च ने या इस लाइट ने क्या किया कि सर्किट जो इनकम्प्लीट था वो हमारे किसी बिना जोड़े से भी करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो इसके अंदर हुआ क्या, लाइट जैसे मेटल सरफेस पर पड़ा, लाइट का मतलब क्या होता है? फोटोन। आज से लाइट का मतलब क्या है? फोटोन। तो लाइट जैसे ही हमने मेटल सरफेस पर डाला, फोटोन्स मेटल सरफेस पर डाले। फोटोन में एक फोटोन डाला जा सकता है, दो फोटोन डाले जा सकते हैं, 10 फोटोन, 20 फोटोन, 50, 100, 150 ऐसे फोटोन डाले गए। जैसे ही हमने फोटोन डाला तो फोटोन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया वहां से। फोटोन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये कैसे निकाला गया कि फोटोन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया? एक बात समझो आप, एक फोटोन आया, एक फोटोन आया तो फोटोन अपनी एनर्जी लेके आएगा, डेट इज एच न्यू। फोटोन आया और उसने अपनी, जैसे ही मेटल सरफेस के पास गया, मेटल सरफेस में, मेटल में क्या होगा? एटम्स। एटम्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने पकड़ के रखा होगा? न्यूक्लियस ने। बात समझ में आती है इतनी? फोटोन आया, अपनी पूरी एनर्जी किसको दे दी? न्यूक्लियस के, वो इलेक्ट्रॉन को। पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितनी फोटोन एनर्जी ई लेके आया था, वो पूरी एनर्जी अब किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। ये इलेक्ट्रॉन पे जो ई एनर्जी मिली है ना फोटोन के थ्रू, ये एनर्जी को दो जगह खर्च करेगा। कहां कहां? एक तो न्यूक्लियस से दूर भागने में एनर्जी खर्च हो जाएगी कुछ उसकी, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसे पकड़ के रखा था। बात समझ में आ रही है? और कुछ एनर्जी से वो मूव कर जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 10 फोटोन ने 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 1000 फोटोन ने 1000 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 1 लाख फोटोन ने 1 लाख इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इसका मतलब 1 फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 फोटोन मिलके आए, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी और इलेक्ट्रॉन निकल लिया। नहीं, एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। क्या हम कोई भी लाइट भेज दें कभी भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, ये इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से बंद कर बैठा हुआ है और उसको निकलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो 15
एनर्जी चाहिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट है, मान लेते हैं अभी के लिए। मैं उसे प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे क्या होता है। मान लेते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको न्यूक्लियस से दूर भागने में। जो फोटोन आया उसने सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। फोटोन आया 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, नहीं निकल पाएगा। अब 10-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन आया, मतलब ही नहीं है। हम तो सिर्फ एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो अब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, एनर्जी दे दी, क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, लेकिन निकल के बस वहीं बैठ जाएगा। क्यों? काइनेटिक एनर्जी तो आई नहीं। क्यों? काइनेटिक एनर्जी तो आया ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी तो आया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इसका मतलब ये है कि जो फोटोन है, फोटोन की एक मिनिमम एनर्जी होगी, वही फोटोन इसका निकाल पाएगा एक इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, एक फोटोन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला तो उस मेटल सरफेस पे आप 1 लाख फोटोन भेज दो, तब भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब तब भी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। अगर एक नहीं निकाल पा रहा तो मिलके तो निकालते ही नहीं है, तो कितने भी भेजते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आया? तो कुल मिलाकर यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि जैसे ही हमने फोटोन डाला, हम मान रहे हैं कि यहां फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन लेके आ रहा है। उससे ज्यादा एनर्जी कौन लेके आ रहा है? फोटोन। कुल मिलाकर बड़ी सिंपल सी बात है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किससे बंधे हुए हैं? न्यूक्लियस से। ये इलेक्ट्रॉन, फोटोन आया, फोटोन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब मान लो फोटोन आया ई एनर्जी लेके, इस इलेक्ट्रॉन को ई एनर्जी मिल गई। अब ये जो ई एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन 2 जगह खर्च करेगा, पहले तो न्यूक्लियस से दूर भागने में, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया? कभी भी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये बात भी फिक्स हो गई कि हर लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रहा है? और ये भी हमारा पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन क्यों हो रहा है, ये भी हमें समझ में आ गया होगा क्यों हो रहा है पार्टिकल नेचर से। 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 10 फोटोन। बात समझ में आया? तो मैंने आपको बताया जहां पार्टिकल के एनर्जी का एमिशन, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, इनकी बात होगी, यहाँ पार्टिकल नेचर की बात होगी, और जब ट्रेवल करेगा तो वेव नेचर की बात होगी। ये बात समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? ये बात समझ में आ गया है ना? लिखें ये। अभी हम ये भी सीखेंगे न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये सब क्या लिखा है मैंने। लिख लिया? देखो एक लाइन बना लिया ना? फोटो लिखा नहीं है क्या?
photoelectric effect supported particle nature of electromagnetic radiations explained by Einstein. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ लाइट electromagnetic radiations are called photons. In case of light, electromagnetic radiations are called photons. नेक्स्ट लाइन लिखो, ये तो हम जानते ही हैं वैसे, है ना, photons कहा जाता है. नेक्स्ट, when light of appropriate frequency ब्रैकेट में लिख लो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, appropriate frequency nu greater than nu naught is incident on clean metal surface electrons are ejected from metal surface. Electrons are ejected from metal surface. These ejected electrons are called photoelectrons. These ejected electrons are called photoelectrons. Ejected electrons are called photoelectrons. देखें बच्चों जरा, एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस. समझना थोड़ा, हम हमेशा बच्चों एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन की ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया दो फोटोन मिलके तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते. एक ही इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को निकाल सकता, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है. बात समझ में आ रहा है? तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, एनर्जी required to remove electron from metal surface plus kinetic energy. देखना बच्चों, ये एक फोटोन एनर्जी लेके आया E, ये पूरी एनर्जी किसको मिल गई? इलेक्ट्रॉन को. तो इलेक्ट्रॉन अब इस एनर्जी को दो जगह खर्च करेगा. पहला कुछ एनर्जी से वो निकल जाएगा, उस एनर्जी को क्या कहा गया? E नॉट. और बाकी की एनर्जी से वो भागेगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. ये बात समझ में आया?
तो ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंबाइंडली सिर्फ इस इक्वेशन में आके निपट जाता है, दैट इज E बराबर E नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। E क्या है, जितनी एनर्जी फोटोन लेके आया और पूरी एनर्जी उसने दे दी। हम ये आइडियल सिनेरियो मानते हैं। आइडियल सिनेरियो का मतलब है एनर्जी लेके आया और वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, फोटोन को, ओ इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन, अब ये पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है। अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को दो जगह खर्च कर रहा है, न्यूक्लियस से दूर भागने में और बाकी की एनर्जी से दौड़ने में। बात समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? E बराबर E नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो। तो यहां पर ये E क्या है, जितनी एनर्जी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दी है। E नॉट क्या है, इतनी एनर्जी से निकलना है किसको, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो खर्च करनी पड़ेगी, बाकी की एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब अगर ऐसा हो गया कि इसने एनर्जी 15 दिया, ये एनर्जी 20 है, तो 15 माइनस 20 तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मतलब वो निकला ही नहीं है, मतलब फोटोन निकला ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो जितनी एनर्जी फोटोन लेके आ रहा है वो एनर्जी से वो निकलना भी चाहिए, मिनिमम निकलना तो चाहिए ही, तभी हम क्या मानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो ये एनर्जी आया फोटोन से इलेक्ट्रॉन को जो मिला, ये दो जगह पर इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को खर्च किया। ये ई नॉट क्या है, ई नॉट है जो न्यूक्लियस से निकलने के लिए एनर्जी खर्च हुआ, और ये हाफ एम बी स्क्वायर का है जितनी एनर्जी से वो दौड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पर E बराबर E नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। अब एक ही फोटोन की बात हो रही है, वन फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक फोटोन का एनर्जी हो गया h न्यू, एक फोटोन का एनर्जी कितना हो गया, बराबर h न्यू नॉट। ये क्या लिख दिया मैंने, न्यूक्लियस से निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे भी इसी फॉर्म में लिख देंगे, h न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है, समझ गए आप? अब अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0। बात समझ में आती है? तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एच कॉमन लेके 0 की तरफ फेंक दो, तो न्यू माइनस न्यू नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट वही लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का फोटोन चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, न्यू, और वो न्यू हमारा किससे ज्यादा होना चाहिए, न्यू नॉट से। ये बात समझ में आ रहा है? एक और बात समझो, एच न्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा। बोलो, एच सी बाय लैम्डा बराबर एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो, ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो कुल मिलाकर सिंपल सी बात हो गई, एनर्जी लेके आया फोटोन, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, और वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के दूर भागेगा, वो ई नॉट लग गई, एनर्जी ई नॉट खर्च हो गई, उसकी बाकी की एनर्जी को कहां पे खर्च करेगा, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? ये बात समझ गई? ये लिखो आप।